हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, प्रणाम, आभार, अभिनंदन। मैं आदित्य ठाकुर आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। और देखिए, हम लोग आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो, मैं इस लेक्चर में आपको मटेरियल साइंस की एबीसीडी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले एबीसीडी आपको पता होगी, तभी आप सेंटेंस पढ़ना सीख सकते हैं, सेंटेंस का मतलब सीख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल साइंस की एबीसीडी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट इज एक्चुअली मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, इसमें अपने को पढ़ना है क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, लेटिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन कुछ और बात करेंगे। इसमें यूनिट सेल के टाइप्स देखेंगे, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। फिर अपन आगे जो है मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स की बात करेंगे। लीनियर डेंसिटी आएगा, प्लेनर डेंसिटी आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो रिक्वेस्ट ये थी कि नोट्स आप साथ साथ में बनाते चलो। ठीक है, इस लेक्चर को इसी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि जैसे आप जस्ट कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे जिस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ठीक, साथ साथ में ही लिखो। ठीक है, मैं भी साथ में ही लिखूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेसिक क्रिस्टलोग्राफी ले रहे हैं, उसमें अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है लेटिस क्या होता है। ठीक, लेटिस जो है वो है 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, यहां पे एक ये इस पॉइंट जो है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, तुम 3D में 3 डायमेंशनल, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस, 3D में तुम पीरियोडिकली पॉइंट्स को अरेंज कर दो। ठीक है, अब अगर तुम बोलो पॉइंट्स को अरेंज कर रहे हो, तो पॉइंट्स में क्या कोई वेट या कोई डेंसिटी या कोई इलेक्ट्रिकल या कोई थर्मल कंडक्टिविटी होगी क्या? ठीक है, नहीं होने वाली। ये तो सिर्फ पॉइंट्स है ना यार, ये ऐसे पॉइंट्स मान लो, ये सिंपल ऐसे डॉट्स थे, बस उसको तुमने एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। ठीक है, ये एक पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है। और इसको ऐसे पीछे भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पीछे भी बढ़ा सकते हो। समझ गए ना? 3D में अरेंज्ड है बेसिकली वो पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, तो मैं एक ये बात बोल रहा था कि पॉइंट्स में कोई वेट नहीं होगा, उसकी कोई डेंसिटी नहीं होगी। ठीक है, कोई थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो लेटिस समझ में आया, 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब एक बात आती है, अगली बात आती है क्रिस्टल क्या होता है। ठीक, सेम डेफिनेशन है, बस एक छोटा सा चेंज है। ठीक है, वो चेंज ये है कि इट इज 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, तुमने सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस कर दिया, पॉइंट्स की जगह तुम अब क्या ले आए? एटम्स लेके आ गए। ठीक, तो देखो, यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि एटम को अरेंज कर रखा है। ठीक, तो एटम्स को अगर अरेंज कर रखा है तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें वेट भी होगा, ठीक, डेंसिटी भी होगी। ठीक है, और इनकी जो और भी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसमें होगी। ठीक, तो क्रिस्टल और लेटिस में एक डिफरेंस समझ में आया, क्या चीज थी? ठीक है, कि बस ये जो जैसे तुमने यहाँ पे पॉइंट्स अरेंज किए थे ना लेटिस में, उन पॉइंट्स के ऊपर मान लो, मैं किसी और कलर से दिखा देता हूं, जिससे मान लो यहाँ पे मैं एटम्स लेके आ गया। ठीक, पॉइंट्स के ऊपर तुमने क्या कर दिए? एटम्स अरेंज कर दिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से तुमने एटम्स अरेंज कर दिए और ऐसे इसको उधर 3D में रिपीट कर लो, पीछे पीछे भी रिपीट कर लो। ठीक है, 3D में अरेंज करना है। ठीक, तो अगर तुमने एटम्स भी अरेंज कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? वो क्रिस्टल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस था। बट देखो, जब भी तुम कुछ बुक्स पढ़ोगे तो ये डिफरेंस जनरली जो है वो क्रिस्टल और लेटिस को सेम ही ले लिया जाता है, सेम ही ट्रीट कर लिया जाता है बुक्स में। बट एक ये बेसिक छोटा सा डिफरेंस था। ठीक है, बुक्स में तुम देखोगे कई जगह क्रिस्टल की जगह उन्होंने लेटिस लिख रखा है, तो भावनाएं समझो बुक्स की भी। ठीक है,
ज्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते अपन। आगे एक पॉइंट आता है यूनिट सेल, ठीक। यूनिट सेल क्या होता है? देखो ऐसा है, जैसे मान लो एक बहुत बड़े रूम की स्टडी करना है मेरे को, ठीक है। और मान लो रूम में पूरा रूम जो है वो फुल, मैंने मान लो जो ब्रिक्स होती है पूरा ब्रिक्स से सॉलिड बना रखा है पूरा, ठीक है। मतलब एक ऐसे समझो कि एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसको पूरे ब्रिक्स से बना रखा है मैंने, ठीक है। तो अब देखो पूरा स्ट्रक्चर ब्रिक्स को मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते गया और मैंने बना दिया, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर था। तो अब देखो उस रूम की अगर स्टडी करना है या उस स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करना है तो मैं बोल सकता हूं कि मैं एक ब्रिक को पकड़ूं और उस ब्रिक की प्रॉपर्टीज देखूं और उसके बेसिस पे ही पूरे रूम की या पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज बता दूंगा, ठीक है। ठीक ऐसा का ऐसे ही काम यहाँ पे यूनिट सेल करता है, ठीक। यूनिट सेल जो होता है वो होता है कि एक स्मॉलेस्ट रिपीटेबल एंटिटी है जिसको अगर तुम रिपीट करते जाओ तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करना है तो यूनिट सेल को पकड़ो, यूनिट सेल को देखो, उसमें एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड है और उसी के हिसाब से हम पूरे क्रिस्टल के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल जो होता है वो क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल entity which is completely used to represent crystal structure, ठीक है। अच्छा देखो, इसी को तुम रिपीट करते गए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो है यूनिट सेल जो होगा वो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो इसी से तो बन रहा है यार, यूनिट सेल को रिपीट करते जाओ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल भी हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या क्या बातें होती है, क्या क्या टाइप्स आ सकते हैं, देखते हैं अपन। एक बनता है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में यूसी लिख रहा हूं, ठीक है, यूनिट सेल। इसमें बस एक ये चीज आएगी कि एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल ओनली, ठीक है। एटम्स जो होंगे वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे अरेंज होंगे, ठीक है। मैं भी दिखाता हूं एक डायग्राम। जैसे सिंपल एक अगर अपन मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाए, ठीक है। तो ये क्यूब था, ठीक। क्यूब के बारे में तुमको पता है कि उसमें जो 3 एजेस होंगी ए बी सी, वो तीनों एजेस इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। रुको अपन नाम आगे पीछे करते हैं। इसको वर्टिकल को मैंने बोला सी, इसको बोला ए, इसको बोला बी, ठीक है। ये हो गई बी, ये हो गया ए और ये वर्टिकल वाली सी है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब बस ये है कि जो एटम्स होंगे ना वो सिर्फ कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक। तो वो कहला जाएगा सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें यहां पे आगे, एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होगा, अब कोई ये मत सोच लेना कि इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स पे नहीं होंगे। नहीं भैया, कॉर्नर पे तो होंगे ही, ठीक है। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पॉइंट्स इन द यूनिट सेल, ठीक है।
कॉर्नर्स पे तो होंगे, उसके साथ साथ किसी और पॉइंट्स पे भी होंगे, ठीक है। अब वो कुछ और पॉइंट्स हो सकता है बॉडी का सेंटर्ड हो, तो अगर बॉडी सेंटर होता है तो बीसीसी हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। फेस के सेंटर पे होगा तो फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर दो अपोजिट फेसेस की सेंटर पे हुआ तो उसको एंड सेंटर्ड स्ट्रक्चर बोल दोगे, ठीक है। तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो वो हो जाएगी एटम्स आर एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट some other positions in unit cell। एग्जाम्पल अगर लिखें तो हो सकता है बॉडी सेंटर्ड हो सकता है फेस सेंटर्ड हो सकता है कि एंड या बेस सेंटर्ड हो, ठीक है। देखो इन दो नामों से तो बहुत लोग परिचित होंगे ऑलरेडी, कि बॉडी सेंटर्ड मतलब होगा कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, जैसे मान लो अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोले तो मैंने एक क्यूब बना दिया और कॉर्नर एटम्स तो दिखाई दो, 8 कॉर्नर्स है क्यूब के, उन पे 8 एटम्स बिठा दो, तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ मान लो एक मैंने ये कुछ दूसरे कलर से दिखा देता हूं, बॉडी के सेंटर में बिठा दिया, ठीक, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो फेस सेंटर्ड होगा ना, तो फेस में ऐसा होगा कि टोटल तुमको दिख रहा है कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे बिठा लो एटम्स को, और जो 6 फेसेस है ना, उन 6 फेसेस पे 6 एटम्स बिठा दो, वो हो गया फेस सेंटर्ड। और जो एंड या बेस सेंटर्ड होगा, तो एंड या बेस सेंटर्ड में ऐसा है कि जो एटम्स होंगे वो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे होंगे, ठीक, कॉर्नर्स पे होंगे और अपोजिट फेसेस, कोई भी 2 अपोजिट फेस पकड़ लो, 6 में से कोई भी 2 अपोजिट फेस पकड़ लो, ठीक है। हो सकता है टॉप और बॉटम के हो सकता है राइट लेफ्ट और राइट के हो, या हो सकता है फ्रंट और बैक के हो, ठीक। 2 अपोजिट फेस पकड़ लो, उनके सेंटर पे एटम डाल दो, ठीक है, वो हो जाएगा एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड, ठीक। तो ये एक क्लासिफिकेशन था, इसके बारे में और डिटेल में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये यूनिट सेल का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, ठीक है। एक ये चीज याद रखना कि सिंपल या प्रिमिटिव वर्ड का मतलब एक ही है, एटम्स जो होंगे वो कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। अब अपन थोड़ा आगे की चर्चा करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो ये है कि देखो इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफाइंड हुए, ठीक है। ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो है CTORHMT, ठीक है। सो व्हाट डज बेसिकली दिस CTORHMT मीन्स, ठीक है। इट रेफर्स टू क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने ट्रिक बना रखी CTORHMT, मैं बता रहा हूं इस तरीके से ही क्यों याद कर रखा है, ठीक है। अभी मैं टेबल बताऊंगा, ठीक है, तो टेबल में अपन देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स थे, वो इस तरीके से डिफाइंड हुए, ठीक। अब देखो जैसे मैं तुमको पहले टेबल दिखा देता हूं एक बार, ये देखो, ठीक है, दिख रही होगी अभी स्क्रीन पे तुमको टेबल, ठीक। तो ये तुमको दिख रहा है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो ये 7 टोटल क्रिस्टल सिस्टम है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि देखो इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स को जैसे अरेंज किया, जैसे देखो तुमने ये देखा कि ये वाला स्ट्रक्चर भी सिंपल क्यूबिक था और ये वाला भी, मतलब क्यूब जो है वो दोनों थे, ये वाला भी क्यूब था और ये वाला भी क्यूब था, ठीक। अरे A = B = C, तीनों एजेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो क्यूब बन गया ना 3D में। बट एक जो है वो सिंपल क्यूबिक है और एक जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। ये कैसे आया, एटम्स को अरेंज तुमने इस तरीके से किया है कि एटम्स को अगर तुमने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया तो उनके नाम चेंज हो गए, ठीक। यहां पे भी यही बात है
कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम बने या 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, CTOR HMT जो अपन ने अभी देखा, ठीक, इनमें भी एटम्स को जब आगे पीछे अरेंज किया, कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे अरेंज किया, तो टोटल ऐसे अरेंज करने पे 14 स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है। जैसे हो सकता है, जैसे क्यूबिक में भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अरे सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, ठीक। ऐसे ही टेट्रागोनल जो है उसमें भी जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही जो ऑर्थोरोम्बिक होता है उसमें सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टोटल इन सब के 14 स्ट्रक्चर मिले, और वो जिस साइंटिस्ट ने खोजा उसका नाम था ब्रेविस, तो इनको बोलते हैं 14 ब्रेविस लेटिस, ठीक। यहां तक की बात क्लियर है, 14 ब्रेविस लेटिस बोलते हैं इनको, ठीक है। कैसे आए, तो एटम्स को पर्टिकुलर पोजीशंस पे अरेंज किया और एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से ये 14 स्ट्रक्चर्स मिले। अब देखो अपन सीधे काम की बात पे चलते हैं कि ये जो टेबल मैंने ऊपर बनाई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे जो मैं बात अभी किया कि क्यूबिक में देखो 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है। एक क्यूब बनाओ, अगर कॉर्नर्स पे ही तुमने एटम रख रखे तो सिंपल क्यूबिक, इफ you put the atoms at corner as well as in the body center then it is body centered cubic, and if you put the atoms at corners as well as on all the faces then it will become face centered cubic। ऐसा का ऐसा ही सिंपल टेट्रागोनल में भी, मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं कि सिंपल टेट्रागोनल भी एग्जिस्ट कर सकता है और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो बाकी के तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं अभी एक एक करके बताता हूं, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि एक बात आती है लेटिस पैरामीटर्स की, ठीक है। क्या बात आती है, लेटिस पैरामीटर्स। तो देखो लेटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहले एक अपन ये पॉइंट देखते हैं, उसके बाद में उनके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है लेटिस पैरामीटर्स। देखो मान लो मैंने यहां पे सिंपल एक यूनिट सेल अगर बना देता हूं, ठीक है, ये एक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें 3 एजेस होंगी, ठीक। उन 3 एजेस को अपन ए बी सी से डिनोट करेंगे। ए जो होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, बी जो होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी और सी जो है वो अलोंग जेड एक्सिस होगी, ठीक है। और 3 एंगल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये टोटल जो लेटिस पैरामीटर होते हैं वो ये 6 लेटिस पैरामीटर्स हैं। एक तो 3 एजेस हुई ए बी सी, और अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स हुए, ठीक है। जो अल्फा होगा वो होगा, देखो गामा का मेरे को याद है, गामा जो होता है वो होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है। अल्फा जो है वो होगा ए और सी के बीच का, तो जो बच गया वो हो जाएगा बीटा, बी और सी के बीच का एंगल, ठीक है। अब यहां पे अपन डिनोट कर देते हैं इसको, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया, ये मान लो एक्स एक्सिस थी, इसको बोल दिया दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। सो अलोंग एक्स एक्सिस दिस इज ए, अलोंग वाई एक्सिस दिस इज बी, ठीक है। अरे ये बोल रहा हूं, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ है बी, और ये लेंथ जो है ये ए है, समझे। और अगर जेड एक्सिस के अलोंग बात करें तो जेड एक्सिस के अलोंग जो है इसको बोल दो ये सी है, ठीक। और ये भी सी होगा क्या, ये वाली चीज, अरे ये जो लेंथ है, ठीक है, पैरेलल ही तो है, तो वो भी सी होगा। तब देखो ए बी सी तो तुमको पता पड़ गया, अल्फा बीटा गामा देखते हैं। ए और सी के बीच का एंगल जो है वो है अल्फा, ठीक। तो मान लो ये ए और सी के बीच का एंगल जो था ये हो गया अल्फा, ठीक है। बी और सी के बीच का एंगल जो है वो बीटा है, तो ये रहा बी और सी के बीच का एंगल, ये हो गया बीटा।
और ए और बी के बीच का एंगल, ये नीचे वाला एंगल, ये हो गया गामा। ठीक है, तो लेटिस पैरामीटर समझ में आया। लेटिस पैरामीटर टोटल थे कि एजेस ऑफ यूनिट सेल, 3 एजेस होंगी, एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी, और उनके बीच के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थे लेटिस पैरामीटर्स। अच्छा, इनका यूज क्या है? ये बेसिकली ऐसे समझो कि ये कुंडली है। ठीक है, तुम्हारी जो जानकारी है पूरा, जो कि भैया कब तुमने जन्म लिया था, गोत्र क्या है, और ये जो भी जमाने भर की जो चीजें होती है, जब तुम्हारा शादी होगी तुम्हारी कुंडली की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जब हमको प्लेन्स के बारे में बात करना होती है या डायरेक्शंस के बारे में बात करना होती है, ठीक है, तो हमको जरूरत पड़ती है लेटिस पैरामीटर्स की। ठीक है, लेटिस पैरामीटर्स होंगे तो उससे तुम यूनिट सेल स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर यूनिट सेल स्पेसिफाई करोगे, फिर उसमें तुम बताओगे कि यार ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है या इस पर्टिकुलर प्लेन में जाना है। ठीक है, अब देखो तुमने लेटिस पैरामीटर पढ़ लिए, अब अपन वापस आते हैं इस टेबल में। ठीक है, देखो जो अभी तक मैंने पढ़ाया था, अभी तक जितना भी मैं ज्ञान दिया हूं, एग्जाम में इसमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक, बट जो अभी बता रहा हूं एग्जाम में उसमें से 100% कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक, अच्छा तुम कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जब उसमें से कुछ नहीं आता है तो अभी जो 20 मिनट हो गए, 20-22 मिनट हो गए, क्यों फोकट ज्ञान आपने दिया जबरदस्ती? तो भैया बात वही है कि इस ज्ञान को समझने के लिए जो अभी मैं तुमको दे रहा हूं वो समझने के लिए पहले पुराना तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना थोड़ी सीख पाओगे। ठीक, अब देखो मैंने इसकी ट्रिक बता दी। जो क्रिस्टल सिस्टम्स थे, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, CTOR, HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और ये भी मैंने बता दिया कि ये जो ब्रेविस लेटिस होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक, तुम अगर गिनोगे तो देखो टोटल 14 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, टोटल 14 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये 14 ब्रेविस लेटिस समझ में आया। ठीक है, अब देखो अपन लेटिस पैरामीटर्स के रिलेशंस देखें। अब अगर क्यूबिक की बात करें तो देखो क्यूब के बारे में तुमको ये बात पता है यार कि क्यूब जो होता है उसमें एक बेसिक चीज, ये तो तुमको पता है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं होगी? अरे तीनों साइड्स इक्वल होगी, A = B = C। उसके बाद में जो एंगल्स होगा ABC के बीच का एंगल्स, मतलब अल्फा, बीटा और गामा, वो सारे ही एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब देखो टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में सिर्फ एक चेंज कर देना कि B ≠ C ले आना, तो A = B ≠ C, और बाकी जो एंगल्स हैं वो भैया सेम कहानी रिपीट हो रही है। मींस अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री यहां पे भी चलेगा। ठीक है, अगर तुम मान लो मेरे से बोलो कि सर जरा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दो, तो देखो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, तुमको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जस्ट एक फीलिंग दे रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया मान लो C, ये हो गया A और ये हो गया B। तो अब तुम देखो यहां पे तुमको दिख रहा है यार A और B जो है वो इक्वल है। ठीक, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक, उनको अप्रोक्सीमेटली मतलब समझ जाओ वो इक्वल है। लेकिन C तो क्लियर कट दिख रहा है कि C इक्वल नहीं है, C बोले तो ये वर्टिकल लेंथ। और तुम अगर कोई भी एंगल देखोगे, चाहे तुम C और B के बीच का एंगल देखो, चाहे तुम C और A के बीच का एंगल देखो, या A और B के बीच का एंगल देखो, तो एंगल जो है वो सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सिंपल मतलब ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था, समझ में आया? अब देखो अपन वापस चलते हैं अपनी उस टेबल पे। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक, टेट्रागोनल समझ में आया? अच्छा, टेट्रागोनल में भी 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल हो सकता है। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। सिंपल टेट्रागोनल बोले तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाओ और उसके जो 8 कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे तुम एटम्स बिठा दो। ठीक है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बोले तो टेट्रागोनल है स्ट्रक्चर, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स तो हैं, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम बिठा दो, तो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल हो गया। ठीक है, अब देखो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा है
कि ये जो नॉट इक्वल टू साइन जो था बस अब ए में भी लगा दो, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एंगल्स जो है वो भैया सेम चलेंगे, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बट ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक। सो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है, क्या था। अच्छा, अब तुमको ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिख रखा है CTOR HMT, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में पूरे 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, ठीक। मतलब ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बनाओ, और एंड सेंटर का मतलब हुआ कि कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पकड़ो, टॉप या बॉटम पकड़ लो, फ्रंट या बैक पकड़ लो, या राइट या लेफ्ट पकड़ लो, उन 2 अपोजिट फेसेस पे तुम एटम्स बिठा दो, ठीक है। इसमें चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक। अब हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। तो रोम्बोहेड्रल ऐसा है कि इसमें क्या होगा, देखो तुमने पढ़ा होगा रोम्बस, ठीक। रोम्बस जो होता है क्या होता है, स्क्वायर पकड़ो, ठीक। स्क्वायर जो था, स्क्वायर को मान लो एक सिंपल स्क्वायर बना रखा है मैंने। स्क्वायर में जैसे मान लो मैं तुमको यहां पे दिखाऊं, इस जगह अपन छोटा सा एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक। और स्क्वायर में तुमने एक शियर फोर्स लगा दिया मान लो, ठीक। ये बेस फिक्स कर रखा है, शियर फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसा कर दिया, जो ऊपर वाली लेंथ है वो थोड़ी शियर हो गई, ठीक, शियर फोर्स लगाने के कारण, ठीक। और ऐसा ही तुमने अभी इस प्लेन में लगाया, अब प्लेन के परपेंडिकुलर में भी तुम एक शियर फोर्स लगा दो, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो, इसको मैं 3D में डेवलप कर दूं, ऐसा 3D में बना दूं, ठीक। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने ये मान लो इसको मैंने y डायरेक्शन बोला, तो y डायरेक्शन में भी शियर लगा दिया, और मैं अब ये बोल रहा हूं कि एक इधर x डायरेक्शन बोल दो, तो x में भी तुमने एक शियर फोर्स लगा दिया, ठीक। तो वो बन जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस जो बेसिकली होता है उसमें साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, लेकिन कभी भी 90 डिग्री नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये था रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। एक होता है हेक्सागोनल, ठीक। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल होगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी, ठीक। हेक्सागोनल को मैं अभी ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक। उसके बाद में जो 2 एंगल्स है ये तो 90 डिग्री होंगे, ठीक है, लेकिन जो एक एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। देखो इस हेक्सागोनल को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना यार, ड्राइंग तो जो है वो माशाल्लाह बहुत गजब है मेरी, ठीक है। बट ये है कि तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो, मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, जो ये वाली लेंथ है इसको ए बोल दिया, ये वाली जो एज लेंथ थी इसको बी बोल दिया, ठीक। तो ये हो गई बी, ये बाहर वाली हो गई ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये बेसिकली था गामा, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल जो होता है वो होता है गामा, और तुमको पता है ये हेक्सागोनल है, ठीक है। तो हेक्सागोन के जो ये एज 2 एज होंगी एडजेसेंट एज, उनके बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। अगर नहीं निकालते आता हो तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें तुम इस तरीके से निकाल सकते होगे कि जो टोटल एंगल होगा, सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो मैं हेक्सागोन की बात करूं, तो हेक्सागोन में जो है वो कितनी साइड्स हैं, 6 साइड होती हैं, ठीक। तो 6 - 2 इंटू पाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 4 पाई। 4 पाई बोले तो 720 डिग्री, ठीक है। पाई मतलब 180, 720 डिग्री हो जाएगा। तो ये था टोटल जो 6 एंगल्स बन रहे ना, हेक्सागोन में टोटल 6 एंगल्स बनेंगे। अरे 1 2 3, चौथा दिखा रखा है 5 और 6, ठीक है। अब तुम अगर इसको डिवाइड बाय, ये सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है, तो अगर तुम इस 720 को डिवाइड बाय 6 करोगे, ठीक है, तो 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम किसी भी फिगर का सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो। तो देखो अपन काम की बात पे आते हैं, वापस मटेरियल साइंस में आते हैं। ये तुमको दिख रहा है ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया।
अब देखो ये थी सी साइड, सी जो है वो वर्टिकल वाली साइड है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, यहां फोकस करो, ठीक है। एक कंप्यूटर महोदय, जरा मेरे पे जूम दिखाओ, फोकस करो इधर। देखो ये सी साइड थी वर्टिकल वाली, और मान लो इसको मैंने बोल दिया ये ए हो गई, जो तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक। तो अब देखो ए और सी के बीच का ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, समझ रहे हो, ये एंगल, ठीक। इसको जैसे मैं तुमको दिखाऊं, ये देखो ये एंगल तुमको बीच का दिख रहा है, ये 90 डिग्री ही होना है, ठीक है। ए और सी, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही बी मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। बी उस तरफ जा रहा है ना, तुमसे दूर जा रहा है, तुमसे दूर जाता हुआ एक बना लो, ये सी हो गई वर्टिकल साइड, और बी जो है वो तुमसे दूर जा रहा है। तो उनके बीच का एंगल अगर तुम देखो, बी और सी के बीच का एंगल, तो वो एंगल भी फिर से क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। तो तुमको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि अल्फा और बीटा जो होगा वो 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो गामा होगा वो 120 डिग्री होगा, और ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक अभी रुको, उसके पहले ट्राइक्लिनिक सबसे बढ़िया है। ट्राइक्लिनिक में तो कुछ नहीं करना है यार, सबको नॉट इक्वल कर दो, बस बन गया ट्राइक्लिनिक, ठीक है। सबको नॉट इक्वल कर दो, ये ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर बन गया। सबसे बढ़िया ये होता है, याद रखने का कोई चक्कर ही नहीं इसको। अब देखो मोनोक्लिनिक जो है उसमें ऐसा है कि उसको ऐसे नीचे से ही चला करो, ठीक। नीचे से मतलब ट्राइक्लिनिक से होते आओ, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इतना तो बना देना, ठीक। उसके बाद में यहां जो है ये तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसमें अल्फा और गामा इक्वल होते हैं, ठीक है, और वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक। तो ये एक पॉइंट था, ये थोड़ा सा मैंने जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो ट्रिक हो सकती थी वो मैंने बता दी कि किस तरीके से तुम याद रख सकते हो। तो अब एक जो है मोनोक्लिनिक, वो तो तुम याद रख ही सकते हो, ठीक है। जो अभी का लेक्चर था, इस लेक्चर में जो सबसे काम की बात थी वो यही थी कि जो हमने ये क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े, CTOR HMT, ठीक, इनके ये जो पैरामीटर्स लिखे हैं, लेटिस रिलेशनशिप्स लिखी हुई हैं, ये रिलेशनशिप्स जो है ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तुम क्वेश्चंस देखोगे उसमें आ जाता है, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब ठोक देना, शेयर कर देना, लाइक मार देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।